तो इस एनीमे में जो हमारा मेन हीरो है यानी कि अकीटो, वो अपने बाप से लड़कर अपना घर छोड़कर भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो बिना उनकी मदद के भी रह सकता है। वो जैसे कैसे करके एक शिप में तो बैठ जाता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से वो बहते बहते आइलैंड तक पहुंच जाता है। दूसरी दफों में एक लड़की को देखता है जो कि पानी से मछलियां पकड़ रही होती है। उसका नाम सूजू होता है। उसके हाथ मछली तो नहीं लगता, बट अकीटो उसकी फिशिंग ग्राउंड में फंस जाता है। जब वो उसे बाहर निकालती है तो वो देखते हैं कि अकीटो बस अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसे कैसे बचाएगी, इसलिए वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है, जिसके बाद अकीटो की जो बची कुची जान होती है वो भी खत्म होने लगती है। ये देखकर अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए वो उसे किस करने लगती है, जिससे कि अकीटो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन असल में वो लड़की उसे सीपीआर दे रही थी, और जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो उसे अपने घर में ले आती है, जहाँ पे कि हम अकीटो को सूजू की ग्रैंड मदर के सामने लेटा हुआ देखते हैं। यहाँ पर पूरे गांव के लोग वहां पर सिर्फ अकीटो को देखने के लिए आए थे, क्योंकि आज से पहले वो बाहर के आइलैंड के लोगों से कभी मिले ही नहीं है। और गुस्से में आकर उनकी दादी माँ उन सबको उस जगह से भगा देती है। अब इसके बाद वो अपनी पोती से पूछती है, तुम्हें पता भी है तुम किसको लेकर आई हो घर में? असल में एक लड़का है। जिसे सुनकर आधे गांव की सारी लड़कियां वहां पे पहुंच जाती है और उसकी दादी माँ की बातों को सुनने लगती है, जिस पे कि उसकी दादी माँ एक बार फिर से उन सबको उस जगह से भगा देती है। और यहाँ पर वो अपनी पोती बातें कर रही होती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस आइलैंड में ज्यादातर लड़कियां ही रहती है और लड़कों की जनसंख्या तो बहुत ही कम है। एनीवे, तभी उस जगह पर हम देखते हैं कि अकीटो को होश भी आ जाता है, जो कि सूजो को देखकर डर रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसे काफी पीटा था। इस वजह से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस पर कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि अकीटो उसकी पूरी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। यहाँ पर वो उन सबसे थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर मैं इस टाइम पर कौन से आइलैंड में मौजूद हूँ। वो उनसे यहाँ की लोकेशन पूछता है और ये भी पूछता है कि इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से होगा। तो सूजो उसे बताती है कि इस आइलैंड में जो आ गया वो हमेशा से फंस जाता। काफी साल पहले हमारे एंसेस्टर्स एक तेज तूफान की वजह से इस आइलैंड में फंस गए थे, और हम लोग उनकी जनरेशन है। हालांकि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बिना टेक्नोलॉजी के हमें इस दुनिया को जीना पड़ता है, लेकिन हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद वो उसे पूरा गाँव घुमाने लगती है, तो वो रास्ते में अपने पेट से भी उसे मिलाती है, जो कि असल में पिग का बच्चा होता है। तभी अचानक से उन्हें उस जगह में किसी के होने का एहसास करे, और सूजू जैसे ही एप्पल फेंक कर उसके ऊपर मारती है, तो असल में वो एक लड़की होती है। वो यहाँ पर तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ अकीतो के ऊपर ही नजर रख रही थी। वो अकीतो से कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि सूजू का घर तो कितना ज्यादा पुराना है, इवन कि तुम्हें वहाँ अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ मेरे घर में चलोगे तो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करी जाएगी। उस लड़की का नाम एनी होता है। उसकी बातों से सुजू काफी ज्यादा हैरान होती है, इवन कि उससे अपने घर की बेइज्जती करता हुआ देखकर वो उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर ले रही थी, कि तभी वो एक पत्थर से टकराने की वजह से जमीन में गिर जाती है। लेकिन वो दोनों इस जगह से उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जिससे देखकर एनी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो यहाँ पे सूजू के साथ बदला लेने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, कि तभी अचानक से एक बंदे की गाड़ी के नीचे वो दब जाती है, जिससे कि उसका निशाना चूक कर सीधा अकीटो के ऊपर लग जाता है, और अकीटो उसी जगह में ढेर हो जाता है। इसके बाद सूजू उसे अपने घर में लेकर आती है, जहाँ पे कि वो उसे उस पॉइजन का एंटीडोट पीने के लिए कहती है। तो अकीटो को दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उससे कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर ही दे देती। जब सुबह उठाने के लिए सूजो उसके पास आती है, वो देखती है कि आखिर ये इतने देर तक क्यों सो रहा है। जैसे ही वो उसका कंबल हटाती है तो असल में वहां पर तो अकीतो मौजूद ही नहीं था, यानी कि उसको तो किसी ने किडनैप कर चुका है। और वो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि एनी होती है, जो कि उसे उस जगह से भगा कर ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में एक लड़की अकीतो को बचा लेती है, एनी को पानी में गिरा के। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? और जब वो बात आपस में कर ही रहे थे कि तभी एक बच्चा उस जगह में अपने काफी बड़े पेट के साथ आ जाता है, जो कि असल में उससे भी ज्यादा बड़ा था। अकीटो उस बच्चे के पास आता है और उससे पूछता है कि ये किस तरह का पोकेमोन है, लेकिन वो बच्चा अपने पेट को उसे पीटने के लिए कह देता है। अब जिस पर कि वो उसे परेशान कर ही रहा था, कि तभी उस जगह में वो लड़की भी बीच में आ जाती है उससे फाइट करने के लिए। यहाँ कीटो जो कि पागल हो चुका था, वो थक कर घर की तरफ वापस जाने लगता है। वो यहाँ पर नोटिस
नोटिस करता है कि गांव की सारी लड़कियां उसे ऐसे घूर रही है जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। वेल आगे जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा शांत लग रही थी। उसे देखकर कीटो को लगता है कि शायद ये बाकी लड़कियों से अलग है, लेकिन जब वो अपना असली रूप उसे दिखाती है तो ये देख अकीटो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो पूरे गांव की लड़कियां उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो सबके सब उसे अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे किडनैप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बीच में सूजू भी आ जाती है। वो उन सबको समझाती है तुम ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते हो, और वैसे भी अभी उसकी एज ही क्या है। मेरी दादी इस गांव की मुखिया है और हमारे रहते हुए तुम अक्कीतों को छू भी नहीं सकते हो। इसके बाद उस जगह में गिरानी भी आ जाती है और वो उन सारे लोगों को उस जगह से जाने के लिए कहती है, लेकिन इस पर वो लड़कियां तैयार नहीं थी, जिसे देखकर अकीटो खुद वहां से एक बोट बनाकर ले जाने लगता है और कहता है कि आज के बाद वो कभी भी वापस नहीं आएगा इस आइलैंड में, जिस पर कि पूरे के पूरे आइलैंड की लड़कियां इवन की सबके सब उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। ये देखकर अकीटो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इनमें से कोई भी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे उसके सवाल का जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि वो एक पानी के बवंडर के अंदर फंस जाता है और एक बार फिर से घूम फिर के उसी आइलैंड में पहुंच जाता है। इवन कि अब तो उसकी बोट भी उसके हाथ से जा चुकी थी। ग्रानी अकीटो से कहती है कि तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस आइलैंड से तुम बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम हार मान इस आइलैंड में ही रहना सीख जाओ। अकीटो जो कि हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो पूरे दिन भर अपनी पूरी कोशिश करता है उस आइलैंड से बाहर निकलने की, और एक टाइम पर तो वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। लेकिन अचानक से एक काफी बड़ी व्हेल आग उसकी बोट के ऊपर अटैक कर देती, जिस पर कि अकीटो पानी में डूबने लगता है। लेकिन सही टाइमिंग में सुजो आकर उससे बचा लेती है और उसे पता चलता है कि ये व्हेल भी उन आइसलैंड के लोगों के एक पेट है, और वो व्हेल उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही थी बल्कि उसे काफी बड़े खतरे से बचा रही थी। यहाँ रात के टाइम पर सुजो उसे पूरी कहानी बताने लगती है कि आज से 12 साल पहले इस आइलैंड में काफी बड़ी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से इस आइलैंड के सारे लड़के मारे गए। वेल अब उसी रात हम एनी को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से यहाँ पे अकीटो को किडनैप करने के लिए आई होती है। वो यहाँ पर उसके बदले उस सब्जी को रखने वाली थी कि तभी वहां पर सुजू आकर उसे पकड़ लेती है और यहाँ वो दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि असल में उस जगह में सिर्फ एनी और सुजू ही नहीं बल्कि गांव की सारी लड़कियां मौजूद हैं, जो कि अकीटो को किडनैप करने के लिए आई है। इन सारे हालात को बिगड़ता हुआ देख कर यानी उन सबसे कहती है कि कल इस चीज का फैसला होकर ही रहेगा। अब अगले दिन वो मीटिंग बुलाती है जहाँ पर वो सारी लड़कियों को बताती है कि जो भी आज की कंपटीशन में जीत जाएगा उसकी शादी मैं खुद अकीटो से कराऊंगी। तो कंपटीशन का रोल ये है कि सूरज डूबने से पहले पहले जो भी लड़की अकीटो को छू लेगी वो इस कंपटीशन की विनर होगी। तो सीधा अकीटो जिसे कि लग रहा होता है वो तो एक लड़का है, वो इन सारी लड़कियों से काफी तेज भाग सकता है, और वो जैसे ही भागना शुरू करता है तो अचानक से पूरी भीड़ उसी के तरफ भागते भागते बढ़ रही थी, जो कि उसे पकड़ने वाली थी। लेकिन पीछे से सुजू आकर अपने उस पिकी को फेंक कर उन सबको भटका देती है, जिस पर कि अकीटो को भागने का और भी टाइम मिल जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात रिन नाम की लड़की से हुई थी, जिसकी मुलाकात उससे पहले भी हो चुकी है। रिन यहाँ पर अपनी शादी के मुहूर्त देखने ही लगती है। वो अकीटो से पूछती है कि आखिर हम किस दिन की डेट रखवाए। तभी उस जगह में सुजो आकर उसे धक्का दे देती है, इससे पहले कि वो उसे छू कर कॉम्पिटिशन को जीत जाती। अकीटो जो कि भागते भागते आगे तक पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात वहां पर उसी लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा साइलेंट दिखाई दे रही थी। वो उसे बताती कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सूरज डूबने से पहले तुम्हें मैं छुपा सकती हूँ, और वैसे भी अभी तो मेरी उम्र है भी नहीं शादी की, तो मुझे कोई शौक भी नहीं है। अकीटो उसकी बनाई हुई कहानियों में फंस जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, ये बिना सोचे समझे कि ये तो उसकी चाल है। वेल आगे जाकर जैसे वो उसके ट्रैप में फंसने वाला था, सुजो आकर उसे बचा लेती है, और इवन की वो सारी लड़कियों से उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। अकीटो जो कि नदी को पार करने के लिए जैसे ही कूदने वाला था कि तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि अकीटो डायरेक्ट नदी में कूदना ही बेहतर समझता है, और जैसे ही वो पानी में कूदता है तो वो डूबते डूबते एक झरने से नीचे गिरने वाला होता है, जिसे देखकर अकीटो को अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन इससे पहले सुजो उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। तभी अचानक से उस जगह में दूसरी लड़की भी आ जाती है, जो कि अपनी बर्ड की मदद से अकीटो को पकड़कर आसमान में उड़ने लगती है। अकीटो जो कि अपने आप को इतनी ऊंचाई में देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है, जिस पर कि वो बर्ड उसे छोड़ देती है और अब वो डायरेक्ट जंगल की तरफ गिरने लगता है। लेकिन सुजू का जो पेट था यानी कि वो पिगी अपने नाक के अंदर सारी हवा भर लेता है और अकीटो की जान बचा लेता है एयर बैग बनकर। नीचे पहुंचने के बाद ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब अकीटो
अकीटो को पता चलता है कि वो एक ऐसे इलाके में पहुंच चुका है जहाँ पे कि सबके सब कार्निवर्स प्लांट्स रहते हैं और अब वो धीरे धीरे करके अकीटो को खाने के लिए बाहर निकल पड़ता है क्योंकि उन्होंने भी काफी दिनों से किसी लड़के की मीट नहीं खाई थी। इससे पहले कि वो लोग अकीटो को मारते वहां पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर उन दोनों की फट जाती है। लेकिन जब वो अंधेरे से बाहर आता है तो अकीटो देखता है कि असल में वो तो कितना क्यूट सा पांडा है, बस थोड़ा सा मोटा। अपने आप को मोटा सुनकर वो पांडा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो देखता है कि उसके एक अटैक की वजह से इतना बड़ा पत्थर टूट गया। तो उसके लिए अकीटो क्या चीज है। लेकिन सही टाइमिंग में सूजू आकर उस पांडा को हरा देती है और यहाँ पर वो अकीटो को हाथ पकड़ने के लिए कहती है, जिस पर अकीटो घबरा रहा होता है क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो सूजू उस मैच को जीत जाएगी। लेकिन तभी पीछे से वो पांडा आकर सूजू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूजू उस जगह से हट जाती है जिस पर कि वो अटैक अकीटो के ऊपर लग जाता है। अकीटो जो कि आसमान में उड़ते हैं तो उसी जगह में जाकर लैंड होता है। जब बाकी लड़कियों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चलता है तो वो उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन एनी उसने उस जगह में एक तरह की पॉइजनस गैस छोड़ दी थी जिस पर की सारी लड़कियां वहां पे बेहोश हो जाती है और वो अपने पॉइजन की वजह से अकीटो और सूजो को भी पैरालाइज कर देती है। लेकिन सूजो जैसे कैसे करके अपने आप को घसीटते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनी ने उसे देख चुका था और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जा रही थी तो अकीटो हर बार की तरह इस बार उसे उसके चाल में फंसा देता है। तब इस जगह में ग्रैनी भी पहुंच जाती है और कहती है कि कंपटीशन इसी वक्त खत्म हुआ। अकीटो जिसे लग रहा होता है कि शायद वो जीत चुका है, लेकिन ग्रैनी बताती है कि असल में नहीं, सूजू इस मैच को जीत चुकी है, यानी कि तुम्हारी शादी अब सूजू के साथ होगी। लेकिन सूजू कहती है कि मैं अकीटो को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर अकीटो किसी को पसंद करता है तो वो उसके साथ शादी कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए वो इस चीज को बाद में के लिए छोड़ देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर कि अकीटो जो कि अपने सामान को देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद वो इस जगह से कभी नहीं जा पाएगा। तभी उस जगह में सूजू भी पहुंच जाती है जो कि उसके बैग में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी मोबाइल फोन देखा ही नहीं था। एनीवे इसके बाद सूजू से ब्रेकफास्ट देती है और उसे अपने साथ काम पर ले जाती है, जहाँ पर कि अकीटो जो कि बाल्टियों को भी नहीं उठा पा रहा था और दूसरी तरफ गाँव की लड़कियां इतने बड़े बड़े सामान को अपने कंधे में लेकर जा रही थी। ये देखकर अकीटो को ईगो हट हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर मेरे से ज्यादा कोई लड़की कैसे स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद वो भी 4-4 बाल्टी उठाकर ले जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है। तभी उसे उस जगह में किसी के होने का एहसास होता है और वो लड़की जब बाहर निकलती है तो असल में वो रेन की बहन होती है जो कि साफ अकीटो को इग्नोर कर देती है और ये पूरे आइलैंड में सबसे पहली लड़की थी जिसने कि उसे इग्नोर करा है। यहाँ वो लड़की अकीटो से कहती है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, इसमें तुम्हारी भलाई है। लेकिन रेन आकर उसे लात मार देती है ये कहते हुए कि वो इस आइलैंड के प्रिंस से ऐसी बात नहीं कर सकती। एनीवे यहाँ पर अकीटो आइलैंड के लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो अपना पूरा बेस्ट दे रहा होता है, लेकिन वो हर काम में फेल हो जा रहा था। तभी अचानक से तो लोग उसे खेत में मदद के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर कि अकीटो जैसे ही उस पटेटो को खींच रहा होता है बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो पटेटो तो नहीं निकलता बट उसकी जान निकल जाती है। अब जब वहाँ पर सूजू आकर उसकी मदद करती है तो वो उस खेत से इतना बड़ा पटेटो बाहर निकालते हैं जो कि उनसे भी 2 गुना ज्यादा पड़ा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि इस आइलैंड की जमीन की मिट्टी बाकी इलाकों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनके साइज से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़े बड़े उगते हैं। इवन कि सिर्फ वो सिर्फ वेजिटेबल्स और खाने के सामान ही बल्कि यहाँ के एनिमल्स भी काफी ज्यादा अलग अलग है बाहर की दुनिया के मुताबिक। वेल इसके बाद उन दोनों को अपने कंधों में सब्जी लेकर माउंटेन की ऊंचाई में पहुंचना था और वहां जाकर रखना था। वेल जैसे कैसे करके अकीटो उसके साथ ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन सूजू उससे ये कहते हुए उस जगह से जाती कि वो अभी 2 मिनट में आती है। वहां पर उसे यानी कि अकीटो को एक लड़की दिखाई देती है, उसका नाम मोची होता है और वो यहाँ पर अकीटो को परेशान करने लगती है। तभी उस जगह में सूजू भी पहुंच जाती है और मोचू जो कि सूजू से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगी एनी को ढूंढने के लिए तो वो उसे उसकी काफी फेवरेट वाली डिश देगी, यानी कि उस डिश का नाम दी होता है। उस डिश का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, इवन कि उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर इसके बाद वो एनी के लिए एक जाल बिछाती है और पहाड़ में खड़े होकर चिल्लाने लगती है कि एनी तो बिल्कुल फ्लैट है। अकीटो को उसका प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो सोचता है कि आखिर एनी इस जगह में ये बात सुनकर क्यों आएगी, लेकिन एक ही सेकंड में एनी भागते हुए उस जगह में पहुंचती है और सूजू से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फिगर का मजाक उड़ाने की। लेकिन दूसरी तरफ उसकी नजर अकीटो के ऊपर जाती है और उसे देखकर वो वापस
साथ फ्लर्ट करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सूजू उसे बोरे में बंद करने वाली थी कि एनी उस जगह में अपने पेट को बुला लेती है और वो अपने साथ साथ अकीटो को भी लेकर भागने लगती है। तभी अचानक से रास्ते के बीच में सूजू आकर उसे रोक देती है और कहती है कि वो अपनी फेवरेट डिश के लिए कुछ भी कर सकती है। और उसे इतना पागल देखकर यहाँ पर एनी उसके साथ हाथ मिला देती है, ये कहते हुए कि वो उसे उसकी दुगनी अमाउंट देगी। और इसके बाद सूजू यहाँ पर एनी के साथ हाथ मिलाते हुए मोची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों प्लान बनाते कि आखिर वो उसे किस तरीके से मार सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मोची को हरा पाए। तो जिस पर एनी यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगती है सूजू के सामने, ये कहते हुए कि उसकी तो उम्र कितनी ज्यादा है, उसकी तो साची की एज जाती जा रही है और अब तो वो धीरे धीरे करके बुढ़िया भी दिखने लगी है। यहाँ पर मोची जो कि छुपके से उनकी सारी बातों को सुन रही होती है, उसे उसकी बातों का काफी गहरा असर होता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वेल यहाँ पर शाम के टाइम पर हम सूजू और अकीटो को देखते हैं जो कि जब घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सूजू उसे अलर्ट करते कि इस जगह की सड़क ठीक नहीं है, तो तुम संभल कर चलना। लेकिन एट द एंड वो खुद ही उस जगह से गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। इसके बाद अकीटो भी नीचे पहुंचता है और वो दोनों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक तरह का स्टैचू दिखाई देता है। उसका नाम ओइजो होता है। यहाँ पर अकीटो उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन सूजू उसे अलर्ट कराती है कि वो स्टैचू कर्स भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर भूत प्रेत हो सकता है। अगर तुमने उसे छुआ तो वो कर्स तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। लेकिन अकीटो को उसकी पूरी बात बकवास लग रही होती है। वो उस मूर्ति के शरीर को जोड़ने लगता है और घर के तरफ निकल पड़ता है। रात के टाइम पर सूजू को अभी भी उस स्टैचू के बारे में चिंता हो रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्पिरिट हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गई हो। अकीटो को लग रहा होता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे सूजू की नजर दरवाजे की तरफ उस स्पिरिट के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ सुबह के टाइम पर वो सबके सब लोगों के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये सूजू की हालत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस भूत को देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और यहाँ पर एनी भी उसे और डराना चाह रही थी, जिसकी बातों पर सूजू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। फिर रात के टाइम पर हम यहाँ पर अकीटो के घर में एनी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सूजू को डराने के लिए आ रही थी मास्क पहनकर। लेकिन वहाँ पे वो उस भूत को देखकर खुद भी डर जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अकीटो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। और जब वो गेट बंद करके अंदर जा ही रहा होता है तो एनी उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अंदर वो सूजू को देखता है जिसे कि एक स्पिरिट ने पकड़ चुका था, लेकिन उस भूत को देखकर अकीटो बिल्कुल भी नहीं डरता और जैसे ही वो भूत उसके ऊपर अटैक करता है तो अकीटो अपने एक पंच में उसे सुला देता है और इसके बाद वो उस भूत का मास्टर बन जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो उस जगह से चुपचाप निकल जाए जहाँ से वो आया है, जिस पर कि वो गोश्त भी उसकी बातों पे एग्री होकर उस जगह से चले जाता है। दूसरी तरफ उनके जाने के बाद वो दोनों लड़कियां ठीक हो जाती है। वेल दूसरी तरफ हम उसी पोकेमन वाले बच्ची को देखते हैं जो कि अपने पेट को नंगे हाथों पकड़ लेती है इतने सारी जैम की बोतल खत्म करते हुए देखकर। वो उसे समझाती है कि अगर वो भी ऐसी लगातार जैम्स के डिब्बे खाते रहेगा तो उसे लत लग जाएगी, जैसे कि सूजू को लत लगी हुई है उसके फेवरेट कुकीज की, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब हम देखते हैं नदी के किनारे जहाँ पे कि अकीटो जो कि फिशिंग कर रहा होता है, वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे रहते हुए कितने ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक उसकी फैमिली वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी, आखिर वो कब घर जा पाएगा। तभी अचानक से वो लड़की आकर उसके सर पे गिर जाती है और उसका नाम यूची होता है। एनीवे उसके गिरने के बाद हम देखते हैं कि अकीटो बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि सूजू से अपने तरीके में होश में लेकर आती अकीटो खुद ही उठ जाता है। थोड़ी देर बाद अकीटो नोटिस करता है कि यहाँ के लोग एनिमल से बातें भी कर सकते हैं, इवन कि यहाँ के एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ बोलना ही नहीं आता बल्कि वो लोग लिख भी सकते हैं और उन्हें तो मैथ्स भी आती है अकीटो से ज्यादा, जिससे देखकर अकीटो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि वो तो इन सबसे ज्यादा नालायक है पढ़ने में भी। तभी अचानक से यूची नोटिस करता है कि उसका पेट तो यहाँ पर है ही नहीं और इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए अलग अलग होकर जाने लगते हैं, जहाँ पर अकीटो के साथ यूची होती है और वो उसके साथ मिलकर पूरा जंगल ढूंढ पड़ता है, लेकिन वहां पर उसे उसका असली वाला पेट नहीं मिलता। जब वो यहाँ पर उसे इतना ढूंढने के बाद थक चुके थे तो वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाने लगते हैं फ्रूट। यूची उसे बताती कि सारी गलती मेरी है, मुझे उसे नहीं डांटना चाहिए था, मैंने उसे सूजू से कंपेयर कर दिया, उसके वजह से वो घर छोड़कर भाग गई। पहले दूसरी तरफ हम सूजू और उसके पोकेमन की पार्टीज को देखते हैं जो कि वहां पर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे वो भी नहीं मिलता सिवाय एनी के, जो कि वहां पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए आई होती है, लेकिन वो उसे अपने रास्ते से हटाकर
उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम अकीटो और यूजी को देखते हैं जो कि उसे ढूंढते ढूंढते एक काफी बड़े ब्रिज में पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद उसका एनिमल उस ब्रिज के दूसरी साइड होगा, लेकिन अकीटो उस ब्रिज को क्रॉस करने से साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर ये बीच में टूट गया तो। लेकिन यूची उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो उस ब्रिज में चलने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर ही वो ब्रिज टूट जाता है और उससे बचाने के लिए अकीटो भी नीचे कूद पड़ता है, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों के दोनों जाकर मर जाते हैं। यूची का पेट आकर उसे बचा लेता है, यानी कि वही एनिमल जिसे कि वो कब से ढूंढ रहे थे। इस चीज को देखकर अकीटो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो इस गांव में सबसे ज्यादा कमजोर है, इवन कि यहाँ के एनिमल्स भी उससे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो अगली सुबह जल्दी उठकर केंडो की प्रैक्टिस करने लगता है। सूजो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, हम कौन से की वार में जाते हैं। लेकिन अकीटो मन में सोचता है कि यहाँ की डेली लाइफ की रूटीन किसी वार से कम नहीं है मेरे लिए। एक दिन उनके आइलैंड में काफी बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिस वजह से वहाँ की पानी की सप्लाई कट हो जाती है। अब जिसके बाद उस गांव में नहाने के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए उन्हें नदी के किनारे से भर भर के लाना पड़ता है और काफी लोगों की मदद की वजह से वो लड़कियां फाइनली नहा पाती है। लेकिन अब के बाद वो सिर्फ एक दो दिन छोड़ के नहाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा पानी वेस्ट होगा और जब तक कि उनकी पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो जाती। अकीटो उनसे कहता है कि देखा, सबसे ज्यादा पानी तो मैं ही बचाता हूँ तुम्हारे आइलैंड में, मैं लगभग एक हफ्ते से नहीं नहाया। उसकी बातों को सुनकर वो लड़कियां उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे पीटने लगती है कि वो किस तरह का आदमी है। तभी हम लोग सोचे कि आखिर उससे इतनी बदबू क्यों आती है। वेल, इसके बाद हम अकीटो को देखते हैं जो कि वाटर सप्लाई को ठीक करने के लिए खुद अकेला निकल पड़ता है घर में लेटर छोड़कर। लेकिन जब वो उस जगह में पहुंचता है तो वो देखता है कि इस माउंटेन को पार करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और इससे पहले कि वो इतनी ऊंचाई से नीचे करके मर जाता, तभी उस जगह में यूची आकर उसे बचा लेती है। वेल, इसके बाद अकीटो को पता चलता है कि वो उस जगह में अकेला नहीं है, बल्कि गाँव के काफी ज्यादा लोग भी आए हुए हैं उसकी मदद के लिए। इसके बाद अकीटो और सूजू जो कि कुएं के अंदर चेक करने के लिए जा रहे होते हैं कि आखिर किस वजह से पानी की सप्लाई बंद हुई है, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो उस कुएं की गंदगी को साफ करने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक बार फिर से अर्थक्वेक आ जाता है और उसकी वजह से जो कुएं का बेस होता है वो भी टूट जाता है और वो दोनों के दोनों एक अंडरग्राउंड केव में गिर पड़ते हैं और पत्थरों की वजह से ऊपर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। इसलिए वो दोनों उस जगह से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। अकीतो जो कि नोटिस करता है कि सूजू के पैर पर चोट लग चुकी है और उसे चलने में भी तकलीफ हो रही है। जब वो इसके बारे में सूजू से कहता है तो सूजू से कहती है कि जिसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन अकीटो उसे अपने कंधे में बैठा देता है, ये कहते हुए कि वो किसी लड़की को मुसीबत में नहीं देख सकता। इसलिए वो सूजू को कंधे में बैठा कर रास्ता ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे रास्ता भी दिख जाता है और उसे पानी भी दिखने लगता है जो कि वहां से टपक रहा था। इसका मतलब उसे लग रहा होता है कि शायद इसी की वजह से यहाँ पर पानी रुक रहा है। इसके बाद वो अपने औजार से वहां पर खोदने लगता है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। लेकिन वो अपनी हार नहीं मानता और पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसकी आवाजों की वजह से अंदर का जो ड्रैगन होता है जो कि पानी की रखवाली करता है वो उठ जाता है और जब उसे ये पता चलता है कि उसने तब से लेके अब तक यहाँ पर पानी कैद करके रखा हुआ था, तो वो उस पानी को खोल देता है, जिस पर कि वहां पर बाढ़ आ जाती है और वो दोनों उस पानी में डूबने लगता है। अकीटो देखता है कि सूजू जो कि पानी के अंदर डूब रही है वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सूजू तो असल में एक्टिंग कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों भी पानी के साथ उस कुएं से उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से वो अपने इस मिशन में भी पास हो जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सूजू अकीटो को लेकर इस आइलैंड के साउथर्न पार्ट की तरफ जा रही होती है, उसे ये बताते हुए, और वहाँ उसके मास्टर रहते हैं। अब उसके मास्टर की बातों को सुनकर अकीटो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं इसका मास्टर और कोई नहीं वो पांडा जैसा कोई बड़ा सा मॉन्स्टर निकला तो। लेकिन जब वो उसके मास्टर से मिलता है तो असल में वो एक बिल्ला था और यहाँ सूजू अपने मास्टर को अकीटो से इंट्रोड्यूस कराती है। सूजू के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ बुलाने का एक काफी बड़ा रीजन था। तो जो ये पूरा आइलैंड है वो अलग अलग रूरल्स के अंदर बटा हुआ है, जहाँ का राजा अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है। वेल, रही बात हमारे इस एरिया की, तो हमारी लड़ाई सालों से चलती आ रही है डॉग्स के बीच में, और मैंने तो ये तक भी सुना है कि आजकल डॉग्स की जो ट्राइब है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो हमें इस बार और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। वेल, अब हम देखते हैं कि कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ पर उन सबको बताना है कि उन्होंने उस पहाड़ी में जाना है। जो सबसे पहले जिसकी टीम पहुंच जाएगी वो जीत जाएगा। वहां जाकर उन्हें मैच के दौरान अपने ओपनिंग वाली टीम के मुंह पे मार्क लगाना होगा पेंटिंग ब्रश से, और जितने मेंबर्स के मुंह में मार्क होगा जितना ज्यादा वो टीम हार जाएगी। यहाँ वो दोनों देखते हैं कि जब अकीटो और सुजू
भाग रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो कुत्ते अलग रास्ते से निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो वहां पर केलों के छिलकों के ऊपर फिसल के नीचे गिर जाता है, यानी कि ये उनका एक तरह का ट्रैप था। और जैसे ही उनमें से एक कुत्ता उनके मुंह में पेंटिंग करने वाला ही था, लेकिन अकीटो उसके मुंह में छिलका फेंककर उसे नीचे गिरा देता है। तभी अचानक से उस जगह में बाकी कुत्ते भी पहुंच जाते हैं, जो कि अपने क्लोन्स बनाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर अकीतो सुजू से कहता है कि उस ब्रश को नीचे रखो, इनमें से जो भी असली होगा वो नीचे गिरेगा। और होता भी यही है। इसके बाद वो भागते भागते टॉक्स के लीडर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में उन्हें एनी और मुची रोक देते हैं, क्योंकि वो असल में उनकी टीम से थे और सही मौके का फायदा उठाकर वो उन दोनों के मुंह में मार लगाकर उन दोनों को गेम से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जिससे देखकर सुजू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो एनी के साथ फाइट करने लगती है। तभी अचानक से एनी एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देती है, जो कि असल में उन सुजू के लिए पिछाई हुई थी। दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं, जो ही बिल्लों के लीडर के पास पहुंच जाते हैं और उसके मुंह में मार्क लगाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जब उन्हें पता चलता है कि असल में ये तो एक सिर्फ पुतला था। और तभी वहां पे एंट्री लेता है बिल्लों का लीडर, और डॉग के लीडर को हराने के बाद वो उस जगह का राजा बन जाता है एक बार फिर से। जिसके बाद वहां पे सबके सब बिल्ले खुशी मनाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अकीटो और उसके गांव के सारे लोग ट्री ब्लॉसम को देखने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, और वो उस जगह में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे सामने आते हुए उसे बताती है कि हमें उस एरिया में एंटर करने के लिए झुंड बनाकर नहीं चलना होगा, हमें अलग अलग होकर जाना होगा, अलग अलग रास्तों से। इसके बाद वो अकीटो को एक स्टिक चूज करने के लिए कहती है, जिनमें की रास्ते लिखे हुए थे, और अकीटो को सबसे ज्यादा गंदा रास्ता मिलता है, यानी कि उसे इतनी खतरनाक पहाड़ी से गुजर के जाना था। और उसके पार्टनर कोई नहीं बल्कि यहाँ पर मोची होती है। वो देखती है कि अकीटो को हाइट से डर लगता है, लेकिन वो उसे इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ अकीटो, जिसकी की हालत पूरी टाइट हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा थक चुका था उस जगह में। तभी अचानक से उनकी मुलाकात उस जंगल के लीडर से होती है, जो कि यहाँ के एरिया में राज करता है। वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता जैसे कि उन्होंने इमेजिन करा था। असल में वो उनसे ये कहते हुए इस जगह से चले जाता है कि अब वो इस इलाके में राज नहीं करता। जब वो लोग अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं, यानी कि उसी ट्री के पास, तो वहां जाकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती है उस पेड़ की खूबसूरती को देखकर। इसके बाद वो लोग वहां पर अपना पिकनिक मनाने लगते हैं। अगले दिन हम सुजू को देखते हैं, जो कि अकीटो काफी बड़ी बिल्डिंग के सामने लेकर आती है। अकीटो उस बिल्डिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि पूरे आइलैंड में वो सबसे बड़ा घर था। सुजू से ये भी बताती है कि इस जगह में पूरे आइलैंड की सबसे खूबसूरत लड़की रहती है, और लड़की का नाम सुनकर अकीटो सिर्फ उसे देखना चाहता था। तभी अचानक से उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे देखकर अकीटो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये किसी लड़की की आवाज है। तभी उस जगह में वो बंदा गेट खोलता है, जिसपे कि अकीटो दीवार में चिपक जाता है। इसके बाद वो तीनों के तीनों लोग अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं, और यहाँ पर हम उस एलिफेंट वाली लड़की को देखते हैं, जिसने की मेड के कपड़े पहने हुए थे। सुजो अकिस्तो को बताती है कि ये लड़की हमारे पूरे आइलैंड की सबसे खूबसूरत लड़की है। अकीटो से देखकर कहता है कि लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उस एलिफेंट का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो उसकी एक दो तारीफ करने लगता है लंबी लंबी फेंक कर, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और वो उससे इतने जोर से मारती है जिस पर कि वो डायरेक्ट दीवार में जाकर चिपकता है। और तभी उस जगह में एंट्री लेती है एक लड़की, जिसका नाम चिकी होता है। उसे देखकर अकीटो, जो कि बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच में वही लड़की है। असल में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही साइलेंट वाली लड़की थी, जो कि अब काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। उसने वहां पे एनिमी टाइप के मेड के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर अकीटो उससे कहता है कि तुमने इन सारी चीजों के बारे में कहाँ पढ़ा। तो वो लड़की उसे कुछ किताबें दिखाती है और कहती है कि जानते हो, मुझे हर बार नदी के किनारे अलग अलग चीजें मिलती है। लास्ट टाइम मुझे ये किताब मिली थी, और वहां से मैं काफी ज्यादा एनिमी कैरेक्टर्स की फैन हो चुकी हूँ, और मुझे कॉस्प्लेस करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। इसके बाद वो उसे अपने बेसमेंट में लेकर आ जाती है, जहाँ पे कि उसे अलग अलग तरह की चीजें दिखाती है, जिसके बारे में उसे तो नहीं मालूम था, लेकिन अकीटो उन सारी चीजों को पहचान लेता है। उनमें से एक चीज तो उस लड़की ने प्रेशर कुकर पकड़ा हुआ था। उसे देखकर अकीटो ने बताता है कि इस कुकर की मदद से हम पत्थर को भी खाने लायक बना सकते हैं। जिसके बाद वो लड़की उसे माइक्रोवेव दिखाने लगती है, तो अकीटो बताता है कि ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, इससे हम एलियन से मिल सकते हैं।
और उसकी बातों पर वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर वो झूठ बोल रहा होता है और वो उसकी बातों पर यकीन भी कर रही होती है। अब जिसके बाद वो लड़कियां उनसे कहती है कि क्या हम इसे टेलीपोर्ट होकर इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। अकीटो कहता है कि सारी की सारी चीजें बिजली से चलती है और मुझे नहीं लगता तुम्हारे आइलैंड में बिजली मौजूद भी होगी। फिर इसके बाद सुजू अकीटो को घर चलने के लिए कहती है क्योंकि काफी ज्यादा रात होने वाली थी, जिस पर चिकी उन्हें रोक देती है और कहती है कि प्लीज क्या आज रात तुम यहाँ नहीं रुक सकते। और इसके बाद वो सुजू को उसकी फेवरेट डिश का लालच देने लगती है, यानी कि टेकू का, जिस पर कि वो लड़की बिल्कुल एग्री हो जाती है। इसके बाद रात के टाइम पर वो डिनर उसी के घर में खाने वाले थे। अकीटो जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि कितने दिनों बाद उसे वेस्टर्न खाना जो मिलेगा खाने के लिए। चिकी उन्हें सबसे पहली डिश यानी कि हैमबर्गर से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन उस हैमबर्गर की शक्ल देखकर अकीटो का पूरा मूड ही बदल जाता है। उसने वहाँ पे रामेन भी बनाया हुआ था, लेकिन उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब वो वहाँ पे कड़ी चावल खाता है तो उसका मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है क्योंकि उसने काफी अच्छे कड़ी चावल बनाए हुए थे। अगले दिन हम रेन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे नहा रही होती है। वहाँ पर उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम अकीटो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे सुजू के पेट के साथ खेल रहा होता है और वो भी उस जगह में पहुंच जाता है। और जब रेन अकीटो को देखती है तो वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसे मुक्का मार के आसमान में पहुंचा देती है। इसके बाद वो उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है। और इसके बाद जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस जगह में रेन की बहन भी पहुंच जाती है और वो उसे वहां पे इम्प्रेस कर रही होती है और वो अकीटो को भी वार्निंग देती है कि वो उससे दूर रहे। यहाँ हम रात के टाइम पर रेन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी माँ के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कैसे वो एक सेकंड में पूरी खाना निकल जाते हैं। इसके बाद अकीटो के बारे में उन्हें बताती है कि कल से वो और उसके साथ एक लड़की दोनों काम पर आएंगे, जिस पर उसकी दादी कहती है कि अकीटो तो वही लड़का है ना, मैं चाहती हूँ कि इस दौरान तुम उसे इम्प्रेस करके अपना बना लो, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा देना। अगले दिन जब वो दोनों के दोनों काम पर पहुंचते हैं तो रेन अकीटो को लेकर उसे काम सिखाने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं और यहाँ पर सुजू को भी वो लड़की सुजू से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता रेन और अकीटो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, जिस पर सुजू कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी, वो किसी को भी पसंद करे। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रही हूँ और उसकी बातों से सुजू बहुत ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे कि अकीटो, उसका ध्यान तो काम पर लग ही नहीं रहा था उसके कपड़ों की वजह से। और जब ये बात रेन को पता चलती है तो वो उस हथौड़े को अपनी उंगली में ठोक देती है, जिसके बाद अकीटो फूंक मारकर उसके दर्द को कम कर रहा होता है। और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो लड़की गुस्से में आकर अकीटो का सर फोड़ देती है हथौड़ा मार के। यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो यहाँ पर अकीटो को चैलेंज करती है कि अगर वो वाकई में सच्चा मर्द है तो उसके साथ फाइट करके दिखाए। अकीटो से हल्के में ले रहा होता है और कहता है कि वो तो सिर्फ एक लड़की है, वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। जिसपे कि वो लड़की कहती है कि मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि मैं एक निंजा हूँ। उसकी बातों पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसी की तरह उसके फादर भी उसे चैलेंज किया करते थे और उसकी बातों पर वो एग्री हो जाता है। थोड़ी देर पहले जिस अकीटो को कार पेंटिंग करना आता भी नहीं था, वो दोनों इतनी तेजी से घर को बनाने लगते हैं कि पूछो मत, जिस पर की रेन की दादी माँ भी उन्हें मना नहीं करती क्योंकि उन दोनों ने वो काम काफी जल्दी खत्म कर चुका था। इसके बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो रेन की पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ डिनर के दौरान एक बार फिर से रेन और अकीटो एक दूसरे से रोमांस करने लगता है। उसे देखकर उसकी माँ उस जगह में आती है और वो अकीटो को इंट्रोड्यूस करती है कि क्यों ना वो हमारी फैमिली का दामाद बन जाए। और यहाँ वो उसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए कहती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि उस लड़की को कितनी ज्यादा जेलसी होती है। वो पास पड़ा है वाटरमेलन पकड़ के उन सबका सर फोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों काम पर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि आज बारिश हो रही होती है। और दूसरी तरफ घर में अकीटो ने सुजू के लिए खाना बनाया होता है जो कि किसी जहर से तो कम नहीं दिख रहा था, लेकिन सुजू बड़ी आसानी से उसके खाने को खा लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चिकी को देखते हैं जो कि अभी भी बाहरी लोगों की चीजों को देख रही होती है, जिनमें से एक होता है बारिश बंद करने वाला डिवाइस। लेकिन उसका भी कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन उसे अभी भी उस बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन सारी चीजों पे अभी भी यकीन करती है। दूसरी तरफ हम घर में अकित्सु और सुजू को देखते हैं। अकित्सु जो कि बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है क्योंकि उसे हमारे एनिमी रिकैप्स को मिस कर रहा होता है कि तभी उस जगह में सुजू उसे अपने तरह के गेम्स इंट्रोड्यूस कराती है। और दूसरी तरफ अकित्सु भी उसके साथ स्टोन पे वो सीजर खेल रहा होता है जहाँ पर कि सुजू से हर मैच हरा देती है। इसके बाद अकित्सु से पूछता है कि आखिर वो इस गेम में इतने ज्यादा माहिर कैसे है, तो सुजू से बताती है कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ इस गेम को खेला करती थी, लेकिन उसके माँ के जाने के बाद वो काफी ज्यादा अकेला महसूस करती है
और यहाँ वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है अपनी माँ के बारे में सुनकर, जिसे देखकर किस्तो उसे चीयर अप करना चाहता था, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता वो उसके लिए क्या करे। और फिर अचानक से उस जगह में उनकी गाँव के लोग भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर सूजू के लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। और काफी मस्ती करने के बाद जब वो लोग अपने घर चले जाते हैं तो अगले दिन अकित्सो नोटिस करता है कि सूजू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है और ग्रैनी उससे बताती है कि इसका फीवर सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ही मिटेगा, जाकर तुम बर्फ लेके आओ। यहाँ हम जंगल की तरफ यूची को देखते हैं, जहाँ पे कि वो अपने पोकेमॉन्स के साथ आइसक्रीम बनाने का तैयारी कर रहा होता है। और जब अकीटो उस जगह में बर्फ लेने के लिए पहुंचता है तो यूची डायरेक्ट उसके गले लग जाता है। अकीटो नोटिस करता है कि आखिर यूची अचानक से इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। और जब यूची उस जगह में पहुंचती है तो उसे देखकर अकिटो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो यूची की मॉम होती है। वेल वो वहां पर अकीटो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, यूची से ये कहते हुए कि क्या तुम नए भाई बहन नहीं चाहते हो खेलने के लिए। लेकिन यूची को अपनी मॉम की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि उसे तो उसकी पूरी रातें मालूम थे। वेल अकी तो उन लोगों को समझाता है कि वो बस यहाँ पर आइस लेने के लिए आया है, क्योंकि यूजू को काफी तेज बुखार है और उसे ठीक करने का यही एक रास्ता है, जिस पर कि वो दोनों जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो यूची की मॉम से बताती है कि अफसोस सारी की सारी आइस तो खत्म हो गई, हमने आइस बनाने के चक्कर में सारी आइस वेस्ट करती, तुमने आने में देरी करती। जिस पर कीटो अपने मन में सोचता है कि मैंने देरी नहीं करी, बल्कि तुमने सारी आइस पर बात करती तुम्हारी उस आइसक्रीम के चक्कर में। वेल यहाँ पर यूजी बाहर जाकर अकीतो को बताता है कि अगर उसे आइस चाहिए तो वो माउंट एवरेस्ट से ला सकता है, और इस पहाड़ी में हमेशा बर्फ रहती है। और इस काम के लिए यूजी और उसकी मॉम भी एग्री हो जाते हैं, अपने पोकेमॉन्स को लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मूशी को देखते हैं, जो कि उसका मन आइसक्रीम खाने का कर रहा होता है, और वो उस जगह में एनी को समन करती है। वो उसे ये बात बताती तो एनी उससे कहती कि वो आइसक्रीम कहाँ से लेकर आएगी। और जब उसे यहाँ पे अकीटो के बारे में मालूम पड़ता है तो वो भी उसकी टीम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अकीटो उसे नोटिस करता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या वो किसी के बारात में जा रहे हैं जो वो भी साथ में चल रही है, वो उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। जहाँ पर कि नीचे उतरते टाइम उसका सैंडल भी टूट जाता है और रास्ते में काली बिल्ली उनका रास्ता भी काट देती है। और उसे देखकर वो लड़की अकीटो को बताती है कि ये तो अपशगुन हो गया। लेकिन अकीटो के पास इन सारे अंधविश्वास के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी टोली को लेकर उस जगह से निकल पड़ता है। जहाँ वो जितना माउंटेन के क्लोज जा रहे थे वहाँ का वेदर उतना ही चेंज होते जा रहा था, और धीरे धीरे करके वहाँ पे ऐसी ठंड पड़ने लगी थी जो कि लगभग किसी नॉर्मल ह्यूमन की तो हड्डियां कपाती, जिसके बाद वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। अकीटो उस जगह में मेहनत करते हुए बर्फ भर रहा होता है बुग्गी के अंदर, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि स्नोबॉल वाली फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। यूजी भी वहां पर अपने इग्लो के अंदर बैठा होता है। उन सब की ऐसी हरकतों को देखकर अकीटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर मस्ती करने के लिए थोड़ी आया है, इसलिए वो उनको चलने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग चलने के लिए एग्री नहीं थे, जिस पर कि अकीटो खुद ही निकल पड़ता है अपनी बुग्गी को लेकर, ये सोचते हुए कि अगर वो थोड़ा सा भी लेट कर देगा तो सूजू की जान खतरे में भी जा सकती है। इसके बाद वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए उस जगह से निकल पड़ता है, लेकिन बिना आगे बोर्ड पड़े हुए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि आगे रास्ता नहीं है। अब जिस पर अकीटो सीधा नीचे गिर जाता है, बट सेफली वो उस बर्फ वाली बुग्गी को बचा लेता है। तभी जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो सबके सब लोग बर्फ के तूफान की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, और वो गिरते गिरते जंगल में पहुंच जाते हैं। अकीटो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उस बर्फ को कपड़े में लपेट कर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि वो घर से काफी ज्यादा दूर है, और इससे पहले कि वो घर में पहुंचे उसकी आइस मेल्ट हो जाएगी, जिसमें कि यूची की मॉम उसकी हेल्प करती है जल्दी घर पहुंचने में। घर पहुंचते तक उसकी आइस थोड़ी सी बची होती है, लेकिन वो देखता है कि असल में सूजो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और उसे ठीक देखकर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। लेकिन असल में उसके बीमार होने पर वो बर्फ उसी के काम आती है। वेल इसके बाद हम एक सुबह यूची को देखते हैं, जो कि अपने बहन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। यहाँ पर उसकी बहन या फिर आनी उससे कहती है कि वो हमेशा मुझसे ही काम कराती है, वो खुद कितनी आलसी है, अगर ऐसी होगा तो बड़े होकर उसकी शादी कैसे हो पाएगी। और शादी के बाद सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि क्या वाकई में अगर वो खाना बनाना नहीं सीख पाएगी तो किस तो उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए वो खाना बनाने की सारी रेसिपी सीखने लगती है, जहाँ पर कि वो चिकी की भी मदद लेती है। लेकिन उसके घर की हालत को देखकर उसे नहीं लगता कि शायद वो इस जगह में इस काम को सीख पाएगी। इसके बाद वो रेन के पास जाती है, जहाँ पे कि उसकी बहन
की मुची को कहती है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मुची रैन से पास आती है और उसके हाथ जोड़कर कहने लगती है कि प्लीज मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। और इसके बाद काफी ट्रेनिंग के बाद उसने अपने घर में डिनर रखवाया था, जिस पर कि वो सबके सब लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद रास्ते में उन्हें रैन भी दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन लोगों को वार्न करती है कि वो मुची की बनाई हुई डिश को ना ही खाए, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। और इससे पहले कि वो उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, मुची के बनाए हुए क्रिएचर्स उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं, उन तीनों को। और वो उनसे ये कहते हुए किचन में चले जाती है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि किचन से काफी ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है, इसलिए वो तीनों उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी उस जगह में मुची भी अपना खाना लेकर पहुंच जाती है, जो कि स्पेशल उसने अकीटो के लिए ही बनाया हुआ था। अब जिसमें कि वो दोनों के दोनों अकीटो को पहले ही खाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अकीटो जैसे कैसे करके अपनी फर्स्ट बाइट लेता है और वो उसी में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन वो होश में आकर मुझी को बताते हैं कि वाकई में उसने अच्छा खाना बनाया। इसके बाद वो सब कुछ आंखें बंद करके खाने लगता है। उसे खाने के बाद मुझी, जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है, वो उससे कहती कि वाकई में तुम्हें इतना पसंद आया मेरा खाना। और इसके बाद वो उनसे कहते कि ये तो बस स्नैक था, मेन कोर्स तो पूरा बाकी है। और जैसे ही वो अपने किचन का दरवाजा खोलती है तो वहां पर वो अंडरवर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर्स को लेकर आई थी। वेल, इसको देखकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है और इसी के साथ ही एनीमे भी यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।